बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पोर्शन डिस्कस करना है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है डुडीनम, तो उस डुडीनम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से सिक्रीशंस आती हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा पेंक्रियाज है वो कौन सी चीज़ें या वो कौन से एंजाइम रिलीज़ करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लिवर, कि लिवर अपनी जो सिक्रीशन है वो जो बना के डुडीनम में डालता है, तो उस सिक्रीशन का डाइजेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि लिवर की जो सिक्रीशन है उसको बाइल कहा जाता है। हमारे पास जो लिवर का स्ट्रक्चर है, जैसे मैं कहता हूँ ये डुडीनम है, ये वो नाली है जो लिवर से निकल के आ रही है, और ये सपोज कर लेते हैं कि ये लिवर है, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लिवर अपनी सिक्रीशन बना के थोड़ी देर के लिए इस गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, और फिर यहाँ से आप कह सकते हैं एक नाली है जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। सिक्रीशन के लिहाज से इसका नाम रखा गया, डक्ट नाली को कहा जाता है, बाइल, चूँकि ये बाइल को लेकर डुडीनम में आती है। डुडीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। तो लिवर बाइल सिक्रीट करेगा जो थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होगी, और फिर डुडीनम में बाइल डक्ट के जरिए से आएगी। अब बाइल है क्या? बेसिकली ये एक पानी की तरह का फ्लूइड है, और ये ग्रीन कलर का होता है। जब भी किसी चीज़ में कलरिंग आ जाए तो उसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई पिगमेंट मौजूद होगा, क्योंकि पिगमेंट उन केमिकल्स को, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कलर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, सबसे जो अहम बात है वो इट कंटेन नो एंजाइम, कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो बेटा एक बहुत ही अहम पॉइंट, अगर किसी चीज़ में एंजाइम्स है वो डाइजेशन डायरेक्टली करेगी। अगर एंजाइम्स नहीं है तो वो डाइजेशन नहीं करेगी, डाइजेशन में हेल्प कर सकती है, क्योंकि एंजाइम डाइजेशन करते हैं। तो अगर बाइल के अंदर एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब है बाइल डायरेक्टली किसी भी फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि बाइल का जो कलर है वो ग्रीन है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसमें पिगमेंट होते हैं, और इन पिगमेंट को बाइल की वजह से बाइल पिगमेंट कहा गया है। और ये पिगमेंट आमतौर पे लिवर के अंदर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बन रहे होते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब हमारे रेड ब्लड सेल 120 दिन पूरे कर लेते हैं तो उनकी शेप ख़राब जब होना शुरू हो जाती है तो वो हमारे लिवर के अंदर आते हैं। लिवर क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को तोड़ता है, उससे हीमोग्लोबिन निकालता है, और हीमोग्लोबिन को मज़ीद तोड़ के बाइल पिगमेंट्स बनाता है, और बाइल पिगमेंट्स फिर वो बाइल की शक्ल में गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बाइल का जो ग्रीन कलर है वो बाइल पिगमेंट की वजह से होता है, और बाइल पिगमेंट किसकी वजह से बन रहे हैं? हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। और हीमोग्लोबिन लिवर में कब आएगा? जब रेड ब्लड सेल पुराने हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, फंक्शन क्या है? बाइल कंटेन्स बाइल साल्ट्स। तो बाइल के अंदर ऐसे साल्ट्स हैं, ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे एसिड हैं जो फैट्स के ऊपर एक्ट करेंगे और उनको इमल्सिफाई करेंगे। उनको क्या करेंगे? इमल्सिफाई। अच्छा, इमल्सिफिकेशन से क्या मुराद है? तो यहाँ आप लोगों ने दो बातें ध्यान में रखनी है इमल्सिफिकेशन के हवाले से। एक तो बहुत ही आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ऑयल को, किसी भी तेल को पानी में डाला जाता है तो वो जो ऑयल है वो पानी के अंदर गोल गोल से दायरे बना देते हैं। तो जितने भी हमारे पास फैट्स होते हैं, चाहे वो ऑयल हो या फैट्स हो, उनको जब पानी में डाला जाएगा तो इस तरह सर्कल से पानी के अंदर फैट्स के बनना शुरू हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं ग्लोब्यूल्स, इनको ग्लोब्यूल्स कहा जाता है। तो एक एमल्सिफिकेशन का मतलब तो ये है कि इन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स का छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना। और हमने ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है कि जितना पार्टिकल छोटा होगा उतनी ही डाइजेशन उसको करना आसान होगा, क्योंकि डाइजेशन जितना पार्टिकल छोटा होगा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतनी ही एफिशिएंटली डाइजेशन हो रही होती है। तो इमल्सिफिकेशन का यहाँ मतलब क्या लिखा हुआ है कि ब्रेकडाउन, जो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट करना, विच इज़ इजीली डाइजेस्टेड बाई लाइपेज। वो लाइपेज इसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन इससे पहले एक कंपोनेंट लिखा हुआ वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अच्छा, इमल्सिफिकेशन का एक मतलब ये भी है, आमतौर पे जो फैट्स होती हैं वो पानी में हल नहीं होती, वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। तो बाज़ दफ़ा फैट्स को वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए कि वो पानी के अंदर हल हो जाएं तो कुछ हम इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं।
इमल्सिफाइंग एजेंट का मकसद क्या होता है कि फैट्स और वाटर के मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन पैदा करना। तो ये जो बाइल साल्ट हैं एक काम ये भी करते हैं कि वो वाटर जो सालुबल आप कह सकते हैं फैट्स हैं, सॉरी फैट्स को वाटर सालुबल बनाते हैं। फैट्स को क्या बनाते हैं? वाटर सालुबल। ये क्या करते हैं, इनका एक एंड होता है वाटर के साथ कनेक्टेड, दूसरा एंड होता है फैट्स के साथ कनेक्टेड। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास फैट का मालिक्यूल है, ये पानी का मालिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट ये बाइल साल्ट क्या करेगा, दरमियान में आएगा, एक तरफ वो कनेक्ट हो जाएगा फैट के साथ और दूसरी तरफ कनेक्ट हो जाएगा वाटर के साथ। तो दोनों मालिक्यूल जुड़ जाएंगे और जब पानी के मालिक्यूल के साथ फैट का मालिक्यूल जुड़ेगा तो फैट पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा और फिर सॉल्युबल फैट्स के ऊपर लाइपेज जो एंजाइम है वो बड़ी आसानी से एक्ट करेगा। तो यहाँ असल जो इमल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट वो ये है कि वाटर सॉल्युबल फैट्स को बनाना, जो फैट्स पानी में इनसॉल्युबल थे उसको वाटर सॉल्युबल करना। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं फैट्स के, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि डाइजेशन आसान हो। अच्छा, उसके बाद एक थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम से हटके एक क्वेश्चन आ जाता है, एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर। एक बात तो हम बड़ी दफ़ा डिटेल में पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या डिफरेंस है। हमने कहा था कि हमारी वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्ट मटेरियल बनता है जो डाइजेस्ट नहीं होता उसको बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन को डिफाइन हम करते हैं द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? कि ऐसा वेस्ट जो मुख्तलिफ कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो। हमारे जब टिश्यू में, हमारे सेल में जब मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट जाते हैं फूड के, तो वो वहाँ जाके इस्तेमाल होते हैं। तो इस्तेमाल होने के बाद जो वेस्ट बनेगा उसको रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाएगा। जैसे एक छोटी सी मिसाल आपकी बुक में दी गई है, अमाइनो एसिड जब बॉडी में इस्तेमाल होते हैं या सेल में इस्तेमाल होते हैं तो उनके इस्तेमाल होने के बाद एक वेस्ट बनता है जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया एक टॉक्सिक कंपाउंड है, इसको बॉडी में रिटेन या बॉडी में इसको स्टे नहीं करवाया जा सकता। तो अगर ये बॉडी में ज़्यादा देर स्टे करेगा तो बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से इसका रिमूव करना ज़रूरी है। अब रिमूव करने के लिए अमोनिया किडनी के पास अगर आए तो किडनी का अमोनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब अमोनिया बाहर किडनी के ज़रिए से निकलता है तो ये बहुत ज़्यादा पानी को लेके निकलता है। और अगर अमोनिया ही को किडनी बाहर निकालेगी, यानी आप दोबारा सुने कि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया को बाहर निकालना है और बाहर निकालने का रास्ता किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है। अगर अमोनिया को किडनी के ज़रिए से बाहर निकालें, अमोनिया की एक नेचर ये है कि जब भी ये एलिमिनेट होता है बॉडी से तो बहुत ज़्यादा इसको पानी चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए। इतना पानी एक ह्यूमन बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतने पानी की एलिमिनेशन हो जाए, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इस रखा भी नहीं जा सकता, अमोनिया को एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता, दोनों प्रॉब्लम है। तो लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यूरिया के दो फायदे, एक लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक होने की वजह से अगर बॉडी में इसकी थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा भी हो जाए तब भी बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, जब यूरिया किडनी के ज़रिए से निकलेगा तो इसको थोड़ा पानी चाहिए, तो थोड़ा पानी बड़ी आसानी से हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये इसका एक्सक्रीटरी रोल है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी है उसकी हेल्प लीवर ने की है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अगर अमोनिया ही होता तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रॉब्लम आ जाती। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वाले रोल से थोड़ा सा हट के रोल है, तो इसका ये डाइजेस्टिव रोल नहीं है, आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है। अच्छा, जॉन्डिस क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये कलर रखते हैं और ये डोडिनम में आते हैं, फूड के साथ मिक्स होते हैं और फूड्स के जो फैट्स के कंपोनेंट है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर? अब बाइल पिगमेंट्स फिर क्या, ये जो फीसिस वगैरह होते हैं, जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा तो बाइल पिगमेंट फिर उसी अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ, जिनको फीसिस कहा जाता है, बाहर निकल जाते हैं। और फीसिस का जो कलर है, जो ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है या येलो कलर होता है, ये इन बाइल पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। अच्छा, कुछ बाइल पिगमेंट यूरिन के ज़रिए से भी बाहर निकलते हैं, तो यूरिन का जो येलो कलर होता है वो भी इन पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। तो यानी आप ये समझ लें कि जब ये बाइल पिगमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे तो इनको
अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी प्रोड्यूस हो जाती हैं कि जो बाइल पिगमेंट हैं बजाय डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ज़रिए से बाहर निकलने के दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे तो चूंकि ये कलरफुल सब्सटेंसेस हैं, ये स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, ये आंखों में डिपॉजिट हो जाते हैं, ये ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इन बाइल पिगमेंट्स की वजह से स्किन का जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाता है और आंखों का कलर भी येलो होना शुरू हो जाता है और मेंटल एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को जिसमें स्किन और आंखें येलो होना शुरू हो जाएं, इसको हम कहते हैं जॉन्डिस या इसको पीला यरकान कहा जाता है। क्लियर? तो इफ बाइल पिगमेंट जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर जाना चाहिए था आर प्रिवेंटेड, अगर इनको बचा लिया जाए और दोबारा ब्लड में भेज दिया जाए, दे में एक्यूमुलेट इन द ब्लड, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। अच्छा, इसी तरह लिवर के एक फंक्शन ये भी है, हमारे ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तो लिवर उस कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बाइल के अंदर गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास गाल ब्लेडर में जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत ही ज़्यादा स्टोर हो जाए तो उसके स्टोन बनना शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं गाल स्टोन। इसको हम कहते हैं ये पित्ते की पथरी भी है, जिस तरह किडनी में पथरी होती है इसी तरह पित्ते के अंदर भी पथरी होती है। तो फिर इस गाल ब्लेडर को सर्जरी के ज़रिए से ही रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, इस रिमूवल का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसने जस्ट स्टोर करना है चीज़ को और स्टोर करके आगे भेज देना है। अब ये समझ लें कि अगर ये रिमूव होगा तो वो स्टोरेज वाला थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो तो आएगा, जाहिर बात है, एक बॉडी का हिस्सा है, लेकिन वो अब डायरेक्टली चूँकि जाना शुरू हो जाएगी, इस वजह से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हम क्या है कि एक जो शख्स है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो गाल स्टोन्स क्या है कि बाद दफ़ा कोलेस्ट्रॉल जो लिवर बनाता भी है उसके बाद ब्लड से निकाल के उसको स्टोर भी करता है, वो गाल ब्लेडर के अंदर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है और किडनी स्टोन बना देता है। और किडनी स्टोन का नुकसान ये होगा कि ब्लॉक द बाइल रिलीज, ये बाइल को रोक देगा। और किडनी स्टोन की तरह जो गाल स्टोन्स होते हैं, पित्ते के जो पथरी है, वो भी शदीद पेन का बायस बनती है। इस वजह से फ़ौरन ही इसको या तो स्टोन को रिमूव कर दो, इसके 2-3 तरीके हैं, या तो शॉम के ज़रिए से अगर छोटे स्टोन है उसको रिमूव कर दो, या अगर बहुत बड़े स्टोन है फिर जाहिर बात है गाल ब्लेडर को सर्जरी के ज़रिए से ही रिमूव किया जाता है। अच्छा, लेसिरेशन कि लिवर टूट फूट का शिकार हो जाता है या डैमेज हो जाता है, इसकी कई वजूहात हो सकती। एक तो लिवर चूँकि बहुत नर्मो नाजुक से है, आपने कलेजी खाई होगी, कलेजी बेसिकली लिवर ही है, तो आपने देखोगे अगर गोश्त और कलेजी का कंपैरिजन करें तो कलेजी बड़ी सॉफ्ट सी होती है, आप उसको थोड़ा सा प्रेस करें वो बिल्कुल आप कह सकते हैं चूरा चूरा हो जाती है। लेकिन बोटी जो है जिसको हम गोश्त कहते हैं उसको आप जितना मर्जी आप पीस लें वो चूरा चूरी नहीं होते। तो इस वजह से जो लिवर है बड़ा नर्मो नाजुक सा होता है और बड़ा होता है, फिक्स इन पोजीशन, तो इस वजह से इसके रप्चर होने के नर्मो नाजुक होने की वजह से इसके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। और बाज़ दफ़ा ये ज़ख्मी भी हो जाता है, यानी टूट फूट का शिकार कैसे होता है कि ब्रोकन रिब्स, कि खुदा ना खास्ता किसी को एक्सीडेंट हो और ये जो नीचे वाली पसली है आखिरी 1-2 अगर ये टूट जाए, क्योंकि इस जगह लीवर लोकेटेड होता है, तो ये पसलें फिर लीवर को डैमेज कर सकती हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा जो कैपिलरीज हैं वो लिवर के अंदर होती हैं। इस वजह से अगर खुदा न खास्ता लिवर को माइनर से भी डैमेज होता है या वो रप्चर होता है या वो फटता है या वो टूटता है तो फिर बहुत ज़्यादा सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन है कि लिवर बाज़ दफ़ा फूल जाता है, लिवर का साइज़ बढ़ जाता है। ये भी काफ़ी सारे जो डिजीज़ हैं उनके बायस होता है, जैसे हार्ट अगर सही तरह काम ना करो तो पूरी बॉडी के टिश्यू इफेक्टेड होते हैं, उसमें लिवर भी शामिल है। या हेपेटिक कैंसर हो जाए या हेपेटाइटिस हो जाए, या ख़ास तौर पे जो शराब है, अल्कोहल है, ये भी सबसे ज़्यादा जिगर को या लिवर को इफ़ेक्ट करती है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लिवर के फंक्शंस को डिस्कस किया गया है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से रोल सिर्फ इसका यही है कि बाइल रिलीज़ करते हैं और बाइल फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। डाइजेशन से रिलेटेड सिर्फ ये रोल है, बाकी इसके दूसरे एबनॉर्मलिटी हैं और दूसरे फंक्शन हैं। अच्छा, उसके बाद डुडीनम में पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ किया, लिवर ने बाइल रिलीज़ की, तो जितनी चीज़ें और डुडीनम के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ पार्शियल पैंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, लेकिन अगेन आपके पार्शियल डाइजेशन हुई थी क्योंकि माल्टोज बना था। उसके बाद लिवर ने फैट्स की डाइजेशन करवाई है
और इसी तरह प्रोटीन की डाइजेशन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, लेकिन अगेन वो भी पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन बने थे, इस वजह से वो भी पार्शियल डाइजेशन है। तो जिस वक्त हमारे पास फूड आगे जाता है तो वो चीज़ें जो अभी तक मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं हुई, वो फिर जिजोनम और इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले बड़े पोर्शन है, डुडीनम सबसे छोटा पोर्शन है, इसकी जो आप कह सकते हैं लेंथ है डुडीनम की वो 25 सेंटीमीटर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पोर्शन है। जो जिजोनम और इलियम है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7 मीटर के करीब होती है, तो ये तकरीबन 22 से 23 फीट बनता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो उस 7 मीटर में से लेस देन 1 फीट, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है, तो 25 सेंटीमीटर 1 फुट से भी कम बनते हैं। तो 1 फुट से यानी इतना सा स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, या इतना सा ये डुडीनम का है, यहाँ एक उंगली लगा लें, ये स्ट्रक्चर डुडीनम का है। बाकी जो 7 मीटर में से यानी तकरीबन 22-23 फुट में से सिर्फ 1 फुट से भी कम हिस्सा डुडीनम का है। बाकी यानी अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो डुडीनम में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हिस्सा आता है। तो जिजोनम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और इलियम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2 हिस्से जिजोनम के हिस्से में आते हैं और इलियम में 3 हिस्से आते हैं, तो और इसके हिस्से में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही आता है। तो जिजोनम सेकंड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये डुडीनम से स्टार्ट होता है और इलियम तक जाता है। इसकी जो लेंथ है 2.4 मीटर है और 5 में से 2 स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से जिजोनम पर मुश्तमिल होते हैं, और अगले जो हमारे पास हैं जो 3 है 5 में से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो इलियम पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, डाइजेशन, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल डुडीनम से आ रहा है वो फिर यहाँ आके कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा जिजोनम और इलियम के ज़रिए से बाई अ ग्रुप ऑफ इंजाइम्स, जो इंटेस्टिनल जूस, यानी जो जिजोनम और इलियम की दीवारों से जूस रिलीज़ हो रहा है वो इंटेस्टिनल जूस कहलाएगा। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम होते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करें। अच्छा, अगर हम सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन को रिकॉल करें, हमारी ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए, माल्टोज बना, माल्टोज डाइसेक्राइड है। हमारे आप कह सकते हैं स्टोमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हुए, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन बना, अगेन आप कह सकते हैं ये कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन की नहीं हुई। डुडीनम के अंदर भी जो पॉलीसेक्राइड थे, ग्लाइकोजिन और स्टार हैं, वो माल्टोज में कन्वर्ट हुए, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन से मुराद है कार्बोहाइड्रेट का सिंपल शुगर या मोनोसेक्राइड में कंप्लीट होना। इसी तरह प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है कि अमाइनो एसिड बनाना। और फैट्स तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी फैट का मॉलिक्यूल टूटेगा वो मुकम्मल ही टूटता है। ये अलग बात है कि डुडीनम में सारी फैट्स डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ फैट डुडीनम में डाइजेस्ट होती हैं और कुछ जिजोनम और इलियम में डाइजेस्ट होती हैं। अगर आप देखें ये वाले जो एंजाइम जो इंटेस्टिनल जूस में हैं, जब ये वर्क करेंगे तो कंप्लीट डाइजेशन होगी। कंप्लीट डाइजेशन से क्या मुराद है? फैट्स का फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना, प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना, और जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका मोनोसेक्राइड या सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना। जैसे हमारे पास एक एंजाइम होते हैं इंटेस्टिनल जो अमाइनो पेप्टाइडेज, ये जो पॉलीपेप्टाइड स्टोमक में बनी थी प्रोटीन से और डुडीनम में बनी थी, इसको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अगेन ये पार्शियल डाइजेशन है, अभी मुकम्मल डाइजेशन। फिर एक एंजाइम है अरिप्सिन। ये ट्रिप्सिन और अरिप्सिन में फ़र्क है, ये थोड़ा सा जहन में रखेंगे, अक्सर पूछ लिया जाता है राइट ऑन द फंक्शन ऑफ अरिप्सिन। स्टूडेंट ट्रिप्सिन का फंक्शन लिखता है। ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में होता है, वो डुडीनम में रिलीज होता है और वो प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है। अरिप्सिन जो डाईपेप्टाइड बने हैं पॉलीपेप्टाइड से, उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो अमाइनो एसिड का बनना ये शो करेगा कि प्रोटीन यहाँ कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुकी है। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, तो बाकी जो फैट्स बचेंगे डुडीनम से आएंगे, वो यहाँ के डाइजेस्ट हो जाएंगे। माल्टेज एंजाइम जो माल्टोज बना था कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से, ओरल कैविटी में भी माल्टोज बना था और डुडीनम भी माल्टोज बना था, उसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, इस वजह से माल्टोज या कार्बोहाइड्रेट की भी कंप्लीट डाइजेशन होती। अच्छा, एक एंजाइम है लैक्टेज। हमारा जो दूध है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट है, ये डाइसेक्राइड है, लैक्टोज। ये लैक्टेज एंजाइम इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और 2 मोनोसेक्राइड बनाते हैं, एक का नाम है ग्लूकोज और एक का नाम ग्लैक्टोज। अगेन ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों मोनोसेक्राइड है, दोनों सिंपल शुगर है। तो दोनों मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के दोनों ही डाइसेक्राइड है
इनकी डाइजेशन भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पोर्शन में जब फूड आएगा वो जितनी डाइजेशन उसकी होनी थी वो मुकम्मल तौर पे यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। अगले जो पोर्शन है जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। लेकिन अगेन हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनी है डाइजेशन के बाद, कार्बोहाइड्रेट से मोनोसेकेराइड बने, प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना। अब ये ब्लड में जाएगा कैसे? तो इलियम के अंदर ये ब्लड में जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इलियम के ब्लड में जाना, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।